स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के एक्सरसाइज थी जो उसके 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उनके सोल्यूशन को समझ लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब 1.4 क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे। 1.4 जो एक्सरसाइज में लिख रखा है उसमें क्या बताना है कि एक स्टेटमेंट है कि क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ना क्वांटाइज्ड कैसे होता है। क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्वांटाइजेशन के बारे में बताना है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन क्या समझा था हमने? क्वांटाइजेशन से हमने यही समझा था कि कोई भी बॉडी है उसमें बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे। अगर ये किसी को चार्ज देगी या चार्ज किसी से लेगी तो किस रूप में लेगी? जो बेसिक चार्ज होता है ना, बेसिक चार्ज, बिल्कुल ही एलिमेंट्री बेसिक चार्ज होता है, ई होता है, पता है तुम्हें, उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। तो अगर ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्रोटॉन के लिए प्लस और माइनस किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस बॉडी ने जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं या फिर लेने हैं तो इसके 2 गुने देगी, 3 गुने देगी, 4 गुने देगी, 5 गुने देगी, तो n टाइम्स देगी। यही बोलता है ना ये क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू NE। n क्या है? n एक इंटीजर होता है। n क्या होता है? एक इंटीजर होता है। और E ये वैल्यू लिख रखी मैंने, चार्ज ऑन बेसिक यूनिट, बिल्कुल बेसिक चार्ज की जो यूनिट है, इकाई है, जो वैल्यू है ये है। इसके 2 गुना देगी या 3 गुना देगी कोई भी बॉडी चार्ज या फिर लेगी। तो यही होता है क्वांटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इसका है ना आधा इलेक्ट्रॉन दे देगी बाहर तोड़ के, इसके बटे में 2 करोगे मतलब आधा इलेक्ट्रॉन आधा चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं है। तो अगर इसने देने होंगे किसी को तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, 3 दे देगी, 3 गुना चार्ज दे देगी, 4 गुना दे देगी, n टाइम्स देगी। n इंटीजर है, n इजिकल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है ये, तो इंटीजर से आप समझते ही हो। तो ऐसे नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्वांटाइज्ड होता है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन इसके लिए थी, क्वांटाइजेशन के लिए। अब जो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है कि जो ये क्वांटाइजेशन होता है ना, क्वांटाइजेशन होता है तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं हम इसको। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो उस लेवल पे स्टडी करते हैं। वो छोटा लेवल हो गया ना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी चीज है, मैटर है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन से बनी है, प्रोटॉन से बनी है, मतलब एटम से बनी है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं। तो वो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। एटॉमिक लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। तो उस लेवल पर हम जो इलेक्ट्रॉन का आना जाना डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन डिस्कस करते हैं, समझे? अब एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है कि बड़ा लेवल है, छोटा लेवल नहीं है, बड़ा लेवल है मैक्रोस्कोपिक का मतलब। जिस तरह कोई बॉडी दिख रही है हमें, पेन दिख रहा है तुम्हें, और कोई चीज दिख रही है, तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है चीजों का। अब इसमें एक पेन है, हाथ है, और दोनों को रब कर रहे हैं, तो कांटेक्ट में आई, ये रब हुए तो चार्ज तो ट्रांसफर होता है ना रबिंग से। रबिंग से चार्ज आता है ना, इस बॉडी पे चार्ज आया, इस पे चार्ज आया, तो हर एक चीज पर चार्ज आता है रबिंग से, हमने पता है, हमें पढ़ चुके हैं ये। तो ये होता है कि अब हम इसको रगड़ रहे हैं। कोई नॉर्मल इंसान यही बोलेगा ना, हाँ चार्ज आ गया बस इस पे, ऐसे नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है वो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, बिल्कुल एटॉमिक लेवल। अगर बड़े वे में कहना कि हाँ बस चार्ज ट्रांसफर हो गया, यहां तक सीमित रहना, तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल, हाँ बस क्या हो रहा है ये देख रहे हैं, क्या हो रहा है, रबिंग हो रही है और कुछ नहीं। ये अब इसको दूसरे वे से समझो। जिस तरह लेंथ की यूनिट SI बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेकिन हम मोस्टली डिस्टेंस बतानी हो 2 गांव के बीच में, किठाना और किसी और गांव के बीच में, कोई भी गांव आसपास का ले लो, तो उसमें किलोमीटर में बताते हैं, इतने किलोमीटर होगी, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है,
तो मीटर में क्यों नहीं बताती, बल्कि ऐसा यूनिट तो मीटर है, तो हम मीटर में इसलिए नहीं बताते कि वो ज्यादा हो जाती है संख्या में। अब एक तो ऐसे बोल दे किठाने से कोई गांव है ना 5 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, एक ऐसे बोल देंगे, और एक ऐसे बोलने कि 5000 मीटर दूर है, 6000 मीटर दूर है, वो बड़ा सा हो गया ना मीटर में, तो बड़ी संख्या होगी मीटर में, तो किलोमीटर में आसानी रहती है। तो यही वजह है कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना क्वांटाइजेशन को डिस्कशन नहीं करते हैं। बड़ा लेवल हो जाता है वहां पे भी चार्ज ट्रांसफर होता है, वहां पे भी ट्रांसफर होता है चार्ज तो दोनों लेवल पे ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे बड़ा लेवल हो जाता है कि आसानी इसी में रहती है कि हाँ चार्ज तक सीमित रह जाते हैं कि हाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ऐसे नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो सिर्फ अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, वो था माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब इसमें क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल में चार्ज तो इसमें भी ट्रांसफर होगा, लेकिन ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो इस वजह से हम ऐसे ही बोल देते हैं संख्या बताने की बजाय, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा नंबर बताने की बजाय हम ऐसे बोल देते हैं इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया, बस ये फर्क है। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सुविधा को देखते हुए, कन्वीनियंस देखते हुए हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 1.5 क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जब एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया था तो चार्ज आया था दोनों पर, और भी बहुत सारी चीजें थी, प्लास्टिक रोड था, कैट्स फर थे और पिथ बॉल्स थी, उनको आपस में रब किया था, चार्जेज आए थे। तो ये जो फिनोमिना हुए थे तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह प्रेजेंट है वो एक्सप्लेन करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है इन फिनोमिनाज में, इन ये फिनोमिना है जो इनमें कि किसी भी चीज को रब करो, किसी के साथ, एक चीज को दूसरी के साथ रब किया है, तो रब करने के बाद है ना चार्ज ट्रांसफर होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज होंगे ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो अब क्या होगा कि जितने इसमें से गए हैं, इसमें ट्रांसफर होके इसमें गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहां से गए हैं ये। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया है, इससे गए हैं इसमें, ये दो ही चीजें थी हमारे पास, इससे चार्ज इसमें गया है और इसने गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उतना ही। तो चार्ज जितना यहां से गया है उतना ही इसने प्राप्त किया है, गेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आ गया एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाएगा चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि जितना ये देगा इतना ही इसको मिलेगा, यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सभी जो फिनोमिना थे रबिंग के, उनमें यही तो था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, बाहर से थोड़ी आ रहा था कहीं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1.6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो उसको देखिए। 4 पॉइंट चार्जेस हैं, 4 पॉइंट चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, एक स्क्वायर है ABCD, एक स्क्वायर बना लेते हैं हम ABCD, ये ABCD एक स्क्वायर है। तो इसके पॉइंट्स हैं जो वर्टिसेस हैं उन पे चार्जेस रखे हुए हैं। QA पर है 3 माइक्रो कोलम और QB पर है, इधर है B पर QB चार्ज है -3 माइक्रो कोलम, कितना है ये -3, यही है क्या, नहीं ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स। और यहां पर जितना चार्ज प्रेजेंट है ना वो है -5 माइक्रो कोलम, -5 माइक्रो कोलम, और यहां पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू 2 माइक्रो कोलम। और यहां पर D पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो है -5 माइक्रो कोलम। तो अब एक चार्ज जो रखा हुआ है यहां पर बीच में, ये डायगोनल्स हैं इसके स्क्वायर के, ये क्या है डायगोनल्स हैं, इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे है ना बिल्कुल डायगोनल्स जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ 1 माइक्रो कूलम का, 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ सेंटर पे स्क्वायर के, और साइड है जो स्क्वायर्स की वो है 10 सेंटीमीटर। एक साइड अगर 10 सेंटीमीटर तो सभी 10 सेंटीमीटर होंगी ना। अब निकालना क्या है, इस चार्ज पे जो ये चार्ज रखा हुआ 1 माइक्रो कूलम का, इस पे फोर्स निकालना है। ये जो चार्जेस हैं ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, वही नेट फोर्स निकालना है इस पे। तो देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है +1 माइक्रोकूलम है, और ये क्या है -5 माइक्रोकूलम, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का चार्ज प्लस का चार्ज, ये चार्ज क्या असर डालेगा इस पे, इस अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्यों ये माइनस का ये प्लस का है। उसी तरह ये वाला चार्ज माइनस का ये प्लस का है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, उस साइड फोर्स लगाएगा, इस पे अपनी तरफ नहीं खींचेगा, रिपेल करेगा इसको, इस साइड फोर्स लगाएगा। और ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी इसको रिपेल करेगा, इस साइड फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इस साइड होगा। तो अब क्या है देखिए, ये फोर्स, इसका फोर्स इस साइड लग रहा है, इसका फोर्स इस साइड लग रहा है, दोनों के मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे फाइनल रिजल्ट। अब इसकी वजह से फोर्स उस साइड लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स उस साइड है, एक फोर्स इस साइड है एक फोर्स इस साइड है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे फाइनल एक्सप्रेशन में। तो अब तुमने यही करना है कि पहले ये दो चार्ज लो और कॉलम्स फोर्स से फोर्स की वैल्यू निकालो, कॉलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू निकालो, इन दो चार्ज को लेकर वैल्यू निकालोगे, और फिर इन दो चार्ज को लेकर वैल्यू निकालोगे, फिर क्या देखना, उनका रिजल्टेंट निकालना। दोनों वैल्यू जब आ जाएंगी, इनकी वजह से फोर्स की जो वैल्यू आई, इनकी वजह से जो वैल्यू आई, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना, बड़े में से छोटा घटा देना, देखो क्या रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आई है। उसी तरह इन दो चार्जेस को लेके फोर्स की वैल्यू निकालो कूलम्स लॉ से, फिर इन दो चार्जेस को लेके कूलम्स लॉ से फोर्स की वैल्यू निकालो, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है। ये फोर्स जो आया, ये फोर्स जो आया, उनको बड़े में से छोटा घटा देना, रिजल्टेंट निकाल लेना। फिर इसका जो रिजल्टेंट था, इसका जो रिजल्टेंट है, उनको ऑब्जर्व करो, अगर उनमें कुछ घटाने लायक बचा है तो घटाओ, जोड़ने लायक बचा है तो जोड़ो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना हमने। तो आई थिंक इसमें है ना 0 ही आ जाएगा, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो तुम ये कैलकुलेशन कर लेना, इसको करनी है कैलकुलेशन तुमने, ये तो 0 ही आएगा फाइनल फोर्स, तो क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ये। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही था 1.6 में, फोर्स ही बताना था कितना आएगा, तो फोर्स इस तरह निकालना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 1.7 देखिए, 1.7 क्वेश्चन नंबर में क्या है, इसमें है ना ये बताया कि जो हमने पढ़ा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, पता है हमें कंटिन्यूअस कर्व होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर एंड करती हैं। तो अब ये कहता है कि क्या बीच में उनमें ब्रेक आ सकता है कोई, क्या बीच में कोई ब्रेक आ सकता है। देखो पॉजिटिव फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, इस तरह होती हैं, ये होती है ना इस तरह, पॉजिटिव से बाहर जा रही होती है, नेगेटिव में अंदर आ रही होती हैं। तो ये कहता है कि क्या ये बीच में ऐसे कट सकती है, ब्रेक आ सकता है इसमें कि ये यहीं पे रुक जाए आगे ना जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने इमेजिन ही यही कर रखी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नेगेटिव पे जाकर एंड होती हैं, यही इमेजिन कर रखा है शुरू में ही। तो जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर एंड होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बीच में रुक जाएगी, बीच में हमने माना नहीं कि ये बीच में रुकेगी। अब पॉजिटिव है एक साइड, नेगेटिव है, नेगेटिव पर जाके रुकेगी ना, अगर ये नहीं है तो इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी ये, ठीक है। इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले की, इस तरह होगा। और इसमें सेकंड पार्ट है जो इसका, ये तो था फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या बताना है कि दो फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि दो फील्ड लाइंस है, एक फील्ड लाइंस मान लिया ये है
और एक फील्ड लाइन ये, दो फील्ड लाइन है कि ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, तो हमने क्रॉस करवा दी, लेकिन एक्चुअल में ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। अगर ये ऐसे तो एक यहाँ होगी, स्पेस होगा इनके बीच में, लेकिन यही एक्सप्लेन करना है हमने इसमें कि ये क्रॉस क्यों नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं क्रॉस क्यों नहीं करेंगी ये। तो क्रॉस करवा दी हमने, तो क्या होगा, एक पॉइंट है इंटरसेक्शन का इन पे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये होगी टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक टेंजेंट के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड, ये टेंजेंट। तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, जो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होता, एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे नहीं एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी। तो इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम मानते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये मानना है, ये मान के चल रहे हैं। तो क्यों, कारण क्या बताया हमने कि अगर काटा उन्होंने एक दूसरे को, इंटरसेक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाएंगी, होनी चाहिए एक, तो ये गलत है कि क्रॉस करेंगी, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नहीं करेंगी वो क्रॉस। क्यों नहीं करेंगी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही रहे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को समझिए और नोटबुक में लिखिए, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चंस का।